जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। टीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत जो हम लोग लिटरेचर के 2 पोएट का बायोग्राफी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताएंगे, उनका जीवन परिचय और उनसे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है The world is too much is the poem, जो इनकी एक कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की। The world is too much with us, ये कब प्रकाशित हुई? तो ये कविता 1806 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1806 में। दूसरा क्वेश्चन कहता है if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, अरे solitude, fear, पेन या ग्रीफ तुम्हारा पोर्शन होना चाहिए। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी थाई पोर्शन, ये जो लाइन आई है इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी थाई पोर्शन, तो ये किसको संबोधित करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है? तो ये अपनी बहन जो इनसे 1 साल छोटी थी, सबसे प्रिय बचपन की बहन और बाद में भी इनकी प्रिय रही डोरोथी वर्ड्सवर्थ को इन्होंने संबोधित करते हुए लिखी है। आगे एक लाइन आई है, उसमें फील करना है नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये लाइन जो है कहां से आई है? नेवर नेवर डिड, नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर कभी भी धोखा नहीं देता। दी हार्ट दैट लव्ड हर, जो हृदय उससे प्रेम करता है। ये लाइनें टिंटर्न अवे की हैं। किसकी है? टिंटर्न अवे की ये लाइन्स हैं। अगला है हाउ सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्थ अपार्ट। ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, पिछले जॉन मिल्टन वाले उसमें बताया था, पहला ही क्वेश्चन था हाउ सोल वाज लाइक ए स्टार एंड दी ड्वेल्थ अपार्ट। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को संबोधित करते लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। विलियम वर्ड्सवर्थ का विचार था, 5वें क्वेश्चन में बता रहा है कि काव्य की भाषा वही सिलेक्ट करनी चाहिए जो जहां आप रहते हो, जो रूरल है, जो आपका जहां निवास है, जहां आप कविता रच रहे हो, वहां के लोगों की भाषा जो हो, वही भाषा काव्य की भाषा का सिलेक्शन करना चाहिए इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। कई प्रकार के भावों को संजोने के लिए काव्य की भाषा वही सिलेक्ट करनी चाहिए जो वहां के, जो आपके आसपास ग्रामीण अंचल की हो। ज्यादा विशिष्ट और ज्यादा सुसंस्कृत भाषा नहीं करना चाहिए ताकि लोग समझ भी ना सके। तो ये विचार है वर्ड्सवर्थ का। The language of poetry is a selection of the real language of man in a state of vivid sensations. 8वां क्वेश्चन है It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. ये किसका कमेंट है? It may be safely affirmed, ये safely affirmed हो सकता है कि देयर नाइदर इज, कुछ भी नहीं है और ना कुछ हो सकता है कोई एसेंशियल डिफरेंस, मतलब ये एक सेफली अफर्म्ड हो सकता है, ना तो है और ना हो सकता है कि कोई एसेंशियल डिफरेंस किसमें प्रोज की भाषा में और मेट्रिकल कंपोजिशन की भाषा में कोई डिफरेंट हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस between the language of prose and metrical composition। लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन के मध्य में कोई एसेंशियल डिफरेंस होगा या हो सकता है, ये नहीं है। ये तो एक सेफली अफर्म्ड है, ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने। 7वें क्वेश्चन में कहता है कि कॉलरिज जो है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी, पोएटिक थ्योरी, वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन की है, उसमें कॉलरिज साहब ने ही सबसे पहले इनकी आलोचना की। तो कॉलरिज ने सबसे पहले अपने मित्र वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक की आलोचना की, तो किस बुक में की? तो उस बुक का नाम है बायोग्राफिया लिटेरिया।
बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये कॉलरिज के द्वारा लिखी गई बुक है बायोग्राफिया लिटरेरिया। उसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन की समालोचना की। 8वां क्वेश्चन कहता है वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरेथी एंड कॉलरिज एट एल्फॉक्सटन बट फॉर द last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere and finally। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरेथी और कॉलरिज के साथ में सेट हो गए थे। कहाँ? एल्फॉक्सटन में। कहाँ सेट हो गए? एल्फॉक्सटन में सेट हो गए। अपने जीवन के अंतिम 50 वर्ष जो है उन्होंने डव कॉटेज ग्रेसमेयर में गुजारे। सेट तो हो गए थे कॉलरिज और अपनी बहन डोरेथी के साथ में एल्फॉक्सटन में, और अपने जीवन के अंतिम 50 वर्ष उन्होंने डव कॉटेज ग्रेसमेयर में गुजारे। लेकिन अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो अंतिम दिन गुजारे हैं राइडल माउंट पर। कहाँ? राइडल माउंट पर। 9वां क्वेश्चन कहता है द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिन अवे है। कंप्लीट टाइटल जो है टिन अवे का क्या है? कंपोज्ड ए फ्यू मील्स अबव टिन अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798। Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visited Tintern अवे first? कह रहा है कि जो कंप्लीट टाइटल है टिंटन अवे का वो ये है क्या? कंपोज्ड ए फ्यू मील्स अबव टिंटन अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13 एंड 1798। ये इतना फुल इसका टाइटल है टिंटन अवे का। कंपोज्ड ए फ्यू मील्स अबव टिंटन अवे on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798। वर्ड्सवर्थ इस प्लेस पर दोबारा आए थे 1798 में। तो पहली बार कब आए थे टिंटन अवे? तो पहली बार आए थे 1793। 10वां क्वेश्चन प्रोटियस इज ए ग्रीक सी गॉड। प्रोटियस जो है एक ग्रीक समुद्री देवता है। वो क्या करता है? वो विभिन्न प्रकार के रूप रख सकता है, अपनी इच्छा अनुसार रूप रख सकता है। प्रोटियस जो देवता समुद्र का, ग्रीक देवता समुद्र का। दूसरा जो ग्रीक देवता है वो ट्रिटोन है। ट्रिटोन क्या करता है? वो अपने शंख की सहायता से समुद्र की लहरों को उठा सकता है, गिरा सकता है, शांत कर सकता है। लेकिन कह रहा है कि प्रोटियस और जो ट्रिटोन ये देवता, प्रोटियस जो रूप बदलने वाला, ट्रिटोन जो अपने शंख के द्वारा लहरों को गिराने उठाने वाला, शांत करने वाला, इनका कहाँ वर्णन हुआ है? तो इनका वर्णन हुआ है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में, जो 1806 में प्रकाशित हुई थी। अगला 11वां क्वेश्चन द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून है। समुद्र जो बेयर्स हर बोजम, जो अपने भोजन को बेयर्स करता है टू दी मून, चंद्रमा तक, ये लाइन किस उससे आई है? दी सी दैट बेयर्स हर बोजम टू दी मून, ये लाइन आई है दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस। 12वां क्वेश्चन दी स्टील सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी, ये लाइन कहां से आई है? कौन सी लाइन? दी सी दैट दी स्टील सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी है। सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी ये लाइन कहां से आई है? ये लाइन आई है टिंटन अवे से। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी, ये लाइन आई है टिंटन अवे से लाइन। अगला है वर्ड्सवर्थ साहब को वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा? वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को। तो वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री जो है ये कहने वाले हैं जॉन क्रोवे रैनसम। किसने कहा? जॉन क्रोवे रैनसम साहब ने इनको क्या कहा है? वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। वन ऑफ जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये कहा है जॉन क्रोवे रैनसम साहब ने।
लॉवेल ने कहा है हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर कहा है। लॉवेल साहब ने वर्ड्सवर्थ को कहा है कि वर्ड्सवर्थ शायर के ये हिस्टोरियन है। लॉवेल साहब कहते हैं हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर कहा है। किसको? इन्हीं को कहा है। और कीट्स साहब ने, जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ को दी इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। दी इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो दी इगोटिस्टिकल सबलाइम जो है वो जॉन कीट्स ने कहा है। किसने कहा है? जॉन कीट्स ने कहा है। आगे लिखा है, अगला क्वेश्चन है, किसने इन्हें हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री? ये तो जॉन क्रोवे रैमसन ने कहा था, लेकिन किसने ये कहा है वर्ड्सवर्थ को? ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन द लॉफ्टी रेंज। A mountain, the most massive in that lofty range, which is called the romantic revival. A mountain, the most massive in that lofty range, which is called the romantic revival. ये किसने कहा है? A mountain, the most massive in that lofty range, which is called the romantic revival. ये जेसी स्मिथ ने कहा है। वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये कहा है जॉन क्रोवे रैनसम ने। और ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल ये कहा है जेसी स्मिथ ने। अच्छा, वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये कहा है जॉन क्रोवे रैनसम ने। और ये वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये कहा है अर्नोल्ड ने। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री अर्नोल्ड ने। और जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये कहा है जॉन क्रोवे रैनसम ने। अगला है, व्हाट डज ब्राउनिंग ऑल कॉल वर्ड्सवर्थ? रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं? एक मोरल इनेज कहते हैं कि फेथलेस कहते हैं या ए लोस्ट लीडर कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वर्ड्सवर्थ को ए लोस्ट लीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए लोस्ट लीडर। 17वां कहता है कि मोरल इनेज इनको किसने कहा है? तो वर्ड्सवर्थ को ए मोरल इनेज EUNUCH इनेज मोरल इनेज वर्ड्सवर्थ को एक मोरल इनेज कहा है शैली साहब ने। और दी इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा था जॉन कीट्स ने। 18वां क्वेश्चन, हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ? ये कौन कहता है? ये कौन वर्णन करता है कि वर्ड्सवर्थ नॉट स्टेड आउट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट के बाहर कभी नहीं ठहरे नहीं थे एंड कभी भी हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर? ये कौन कहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट के बाहर ठहरे ही नहीं? उन्हें प्रकृति के समक्ष में आने के लिए चांस ही नहीं कभी मिला। वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट के बाहर कभी ठहरे ही नहीं है, प्रकृति के समक्ष आने का उन्हें चांस ही नहीं मिला। अक्रॉस नेचर रेड इन ट्रूथ क्ला के प्रकृति का जो वर्णन किया है उसके समक्ष में आने का इनको चांस ही नहीं मिला है। तो ये कहने वाले हैं एल्डस हक्सले। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन एल्डस हक्सले कहते हैं पता नहीं कैसे कर लिया। वो कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट के बाहर ठहरे ही नहीं है, कभी प्रकृति के उसमें नेचर के उसमें घुलने मिलने का उन्हें चांस ही नहीं मिला। रेड इन टूथ क्ला, तो ये कहा है एल्डस हक्सले ने। 19वां क्वेश्चन है, वी आर लेड ए स्लीप, हम सोते हैं इन बॉडी एंड, हमें शरीर से सो गए हैं, एंड बिकम ए लिविंग सोल, और हमारी आत्मा जो है वो जिंदा हो रही है। वी आर लेड ए स्लीप इन बॉडी, शरीर से तो हम सो चुके हैं, शरीर में कोई दमखम नहीं है,
बट बिकम ए लिविंग सोल, लेकिन जिंदा आत्मा हो थोड़ी बहुत रह गई है। तो ये लाइनें दिखाई देती हैं कहाँ? इंटर्न अवे में ये लाइनें, वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। बीसवां कहता है दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन फ्रॉम, जो ये द वर्ड इज टू मच विद अस जो 1806 में प्रकाशित हुई थी, इसमें एक लाइन आती है दिस सी, ये समुद्र जो है अपनी भुजाएं फैलाता है चंद्रमा तक। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो भुजाएं चंद्रमा तक वही फैला सकता है, भुजाएं होती ही कहाँ है समुद्र की। तो इसमें ना तो सिवली तो है नहीं, एज और सो आया नहीं, मेटाफॉर भी नहीं है, हाइपरबोल के चांस बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो निर्जीव चीज है उसको भी सजीव की तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। तो क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हुए। अब इनका जीवन वृत्तांत देखते हैं। देखिएगा लिखा है पद में, पहले देखिए कि सदी 18वीं चल रही, सदी 18वीं चल रही, था हर जगह कोरा, भारी हलचल यूरोप में, बिगड़ रहे सब काम। सदी 18वीं चल रही, था हर जगह कोहराम, भारी हलचल यूरोप में, बिगड़ रहे सब काम। लिखा है कवि में कि फ्रांस क्रांति हो चुकी थी, राजनैतिक अस्थिरता जारी थी। फ्रांस क्रांति हो चुकी थी 1789 में, राजनैतिक अस्थिरता जारी थी। इंग्लैंड ने खोया बहुत वहां, अब मिलने की बारी थी। इंग्लैंड ने खोया बहुत वहां, अब मिलने की बारी थी। अरे 7 अप्रैल 1770 का करमाउथ कुंबरलैंड के दरमियान। 7 अप्रैल 1770 का करमाउथ कुंबरलैंड के दरमियान। जॉन वर्ड्सवर्थ घर बेटा जन्मो, पत्नी एन कुकसन रही कहा। जॉन वर्ड्सवर्थ घर बेटा जन्मो, पत्नी एन कुकसन रही कहा। पेशा जिनका अटॉर्नी एटला का, दामाद विलियम कुकसन के थे भाई। पेशा जिनका अटॉर्नी एटला का, दामाद विलियम कुकसन के थे भाई। अकेली बिटिया जो एन कुकसन थी, ब्याह जॉन संग दियो रचाए। 655 में बेटा को छोड़ो, दोनों गए थे रे स्वर्ग सिराय। 1778 में माता मरी थी, 8 वर्ष के विलियम थे भाई। 5 संतानों में दूसरे नंबर पर, चाचा ने पाली की हो तैयार। बचपन बीता का करमाउथ पेनरिथ में, जहां पर खाए खेले अघाए। बचपन बीता का करमाउथ पेनरिथ में, जहां पर खाए खेले अघाए। 8 वर्ष के भय वर्ड्सवर्थ जब हाक्स हैंड ग्रामर स्कूल में भाई। विद्यालयी जीवन अभद्रतापूर्ण बीता था, संस्कार ना पढ़े दिखाए। 1787 आई सेंट जॉन्स कॉलेज दाखिला हो जाए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कनेक्टेड, अध्ययन में हो न रुचि नाए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कनेक्टेड, अध्ययन में हो न रुचि ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ ऑन दी डॉरवेंट इन क्यूम्बरलैंड में हुआ था, जो एक पार्ट है सैनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड का, उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड का
सैनिक रीजन का हिस्सा है क्यूम्बरलैंड, उसी में एक स्थान आता है कॉकरमाउथ। वहीं 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ। और ये जो स्थान है कॉकरमाउथ, क्यूम्बरलैंड का जो पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी इंग्लैंड का जो सैनिक रीजन है, यही जो है लेक डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है इंग्लैंड का। उत्तरी पश्चिमी इंग्लैंड का जो सैनिक रीजन क्यूम्बरलैंड है, यही जो है लेक डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर, जिन्होंने एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर थे। बाद में जॉन वर्ड्सवर्थ के पिता जो विलियम वर्ड्सवर्थ के पिता जो जॉन वर्ड्सवर्थ थे, वो प्रसिद्ध वकील थे और एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लॉथर के ये एक कानूनी रिप्रेजेंटेटिव थे। बाद में वो पहले अर्ल ऑफ लॉन्सडेल भी बने। क्या अर्ल मतलब जागीरदार बने, कहाँ के? लॉन्सडेल के। अमीर, काफी इनका परिवार बढ़िया अमीर था। इनकी माता का नाम एन कुक्सन था। एन कुक्सन जो इनकी माता थी, एन कुक्सन जो थी विलियम कुक्सन की पुत्री थी। और विलियम कुक्सन एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। 1770 में इनका जन्म हुआ। ये 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। इनके सबसे बड़े भाई रिचार्ड वर्ड्सवर्थ, जो एक वकील थे। दूसरे नंबर के ये खुद थे विलियम वर्ड्सवर्थ। तीसरे नंबर पर इनकी जो बहन थी, जिससे वो ये बड़ा प्रेम करते थे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी। तीसरे नंबर की इनकी 1 साल छोटी बहन थी, जिसको ये बहुत प्रेम करते थे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी। चौथे नंबर पर जॉन वर्ड्सवर्थ थे, जो एक कप्तान थे, जिनकी एक जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी 1805 में। चौथे नंबर के वे थे। 5वें नंबर के क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ थे, जो एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ जो थे, ये 5वें नंबर पे। रिचार्ड वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ और क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ, ये अर्ल ऑफ एबरगैवेनी भी थे। ये क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ, ये अर्ल ऑफ एबरगैवेनी भी थे। तो ये जो है इनका पूरा परिवार था। इसका विलियम वर्ड्सवर्थ का। आगे फिर 1778 आया। 1770 में इनका जन्म हुआ। 1778 में इनकी माता जी का देहांत हो गया। 1778 में जब इनकी माता जी का देहांत हो गया, फिर इनका लालन पालन इनके चाचा ने किया। तो ये तो इनके माता पिता हुए। इनकी मृत्यु कब हुई? 23 अप्रैल 1850 को प्लेरिजी के कारण, प्लीरिसी PLEURSY, प्लीरिसी के कारण 23 अप्रैल 1850 को 80 वर्ष की उम्र पर इनका देहांत हो गया। इनको सेंट ओसवाल्ड के चर्च ग्रेस मेयर में दफनाया गया। सेंट ओसवाल्ड के चर्च ग्रेस मेयर में दफनाया गया। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। इनकी शिक्षा पहले हॉक्सेट ग्रामर स्कूल में हुई, जो लैंकाशायर में कोलंबिया में स्थित है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित था। हॉक्सेट ग्रामर स्कूल जो लैंकाशायर में स्थित है कोलंबिया में, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित है, वहां हुई। सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंध, देखो हॉक्सेट ग्रामर स्कूल, वहां इनकी शिक्षा हुई। बाद में ये सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में भी पढ़े थे। अब लव अफेयर मतलब इनका छोटा, वेरी शॉर्ट अफेयर इनका मैरी हस्टवेट के साथ में चला, हेटवेट के साथ में चला, ESTHWATIE।
छोटा लव अफेयर इनका मैरी हेस्ट वेट के साथ में चला। फिर ये नवंबर 1791 में फ्रांस घूमने जब गए, फ्रांस क्रांति के उस समय थोड़ी चहल थी, तो वहां इनको प्रेम एक फ्रांसीसी लड़की एनिट वैलून के साथ में हो गया। किसके साथ हो गया? एनिट वैलून के साथ में हो गया। और उसके साथ में ये लिव इन रिलेशन में रहने लगे। तब वहां 1792 में एक बच्चे को जन्म दिया एनेट वैलून ने, ANNETTE। एनेट वैलून ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम कैरोलिन रखा गया। फिर फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य में जो टेरर था, जो घृणा थी, जो आतंक था, उसके भय के कारण से ये दोनों प्रेमी जो है अलग हो गए। फिर 4 अक्टूबर 1802 को इनकी शादी जो है मैरी हैंचिसन के साथ में हुई, HUTCHINSON। मैरी हैंचिसन के साथ में 4 अक्टूबर 1802 को शादी हुई। जो इनकी क्लास फेलो थी, जब पेनरिथ में पढ़ रहे थे, हॉगसेट ग्रामर स्कूल में जब ये पढ़ रहे थे, तब इनकी क्लास फेलो थी, उन्हीं के साथ में इनकी शादी हुई। ऑनर्स इनको कौन कौन मिले, सम्मान? तो 1838 में वर्ड्सवर्थ को सिविल लॉ में डॉक्टरेट ऑनरेरी का दर्जा मिला, डॉक्टरेट सम्मान मिला सिविल लॉ में 1838 में। किस विश्वविद्यालय से? डरहम विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट ऑनरेरी सिविल लॉ में 1838 में प्राप्त हुआ। 1839 में यही डिग्री, मतलब ऑनरेरी डॉक्टरेट पहले तो डरहम विश्वविद्यालय से मिली, 1839 में यही डिग्री सिविल लॉ में ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मिली। कहां से? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मिली। 1842 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सिविल लिस्ट पेंशन देना स्टार्ट किया। इससे इनका सम्मान बढ़ाया। 300 पाउंड से इनको पेंशन देना स्वीकार किया। 1842 में 1843 में क्या हुआ? 1843 में वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोएट लॉरेट बन गए, राष्ट्रकवि बन गए। जब रॉबर्ट साउथे की मृत्यु हो गई, तब वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील ने बहुत कुछ कहा। पहले तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि मैं इस लायक नहीं हूं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, वृद्ध हो गया हूं। तो रॉबर्ट पील ने जब ज्यादा किया, तब उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि कोई रचनाएं ना करना। यही एक ऐसे राष्ट्रकवि हैं जिन्होंने राष्ट्रकवि रहते हुए कोई भी रचना नहीं लिखी। 1843 से फिर ये जीवन पर्यंत रहे थे राष्ट्रकवि। और प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील थे, उन्होंने जब इनको बिल्कुल निश्चित कर दिया, क्या यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, मतलब तुम्हारी रचना नहीं लिखी कोई होगी। यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, तुमसे कुछ नहीं, सिर्फ आप बने रहो। तब ये पोएट लॉरेट बने रहे थे। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट और क्रिटिक हैं। ये तो इनकी सरसरी दृश्य से हुआ। आगे एक सर्वे इनका जीवन का देख लेते हैं। जब 1778 में इनकी माता एन कुक्सन वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई और इसी साल इनको स्कूल भेजा गया हॉगसेट, ए विलेज इन इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट। जो इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट है उसी में एक गांव में एक स्कूल था, हॉगसेट ग्रामर स्कूल, वहीं इनको भेजा गया। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। फिर 1787 आया, जब इनको सेंट जॉन कॉलेज में इनका नाम लिखाया गया। सेंट जॉन्स कॉलेज में 1787 में जिसमें नाम लिखाया गया वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित था। वहां इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई थी, सोनेट, जिसका नाम था दी यूरोपियन मैगजीन। उनकी पहली रचना जो थी सोनेट, एक उनका प्रकाशित हुआ था किसमें? दी यूरोपियन मैगजीन में। किसमें? यूरोपियन मैगजीन में। लेकिन ये ज्यादा रुचि नहीं थी किसमें? जहां सेंट जॉन्स कॉलेज में इनको 87 में इनका एडमिशन कराया गया, वहां इनको पढ़ने में रुचि नहीं थी। लेकिन वहां एक
इनके गुरु थे, शिक्षक थे विलियम टेलर, उनसे प्रेरित होकर के अध्ययन में गंभीर तो नहीं रहे, लेकिन उनसे प्रेरित होकर के इन्होंने एक सोनेट यही लिखा था जिसको यूरोपियन मैगजीन में प्रकाशित कराया गया। फिर क्या हुआ? अरे 1791 में बीए हुए ये अब नवयुवक बन गए भाई। चाचा ने व्यवसाय हित दबाव डाला पर कुछ बंदा ने करो है ना। 1751 में इन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। 1791 में बैचलर डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के बाद में नवंबर महीने में ये फ्रांस की यात्रा पर निकल गए। वहां इन्होंने आंखों से मिडिल स्टेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के मिडिल स्टेज को आंखों से देखा। वही इनको प्रेम हो गया एक फ्रांसीसी लड़की एनिट वेलून से। फ्रांस तो इन्होंने घूमा ही, फ्रांस के आसपास इटली और स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों का भी अवलोकन किया। और 1792 में एनिट वेलून जो फ्रांसीसी लड़की से प्रेम हुआ था और वर्ड्सवर्थ की एक पुत्री हुई कैरोलिन। फिर क्या हुआ? 92 रहते रहे। फिर फरवरी 1793 में उसकी पहली पोट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच प्रकाशित की। फ्रांस के दौरान ही इसने डिस्क्रिप्टिव स्केच का काफी हिस्सा पूरा कंप्लीट कर लिया था। फ्रांस क्रांति से ये काफी आहत हुए और सकून के लिए 1795 में बहन के साथ टिंटर्न अवे घूमने गए, जहां दूसरी बार 1798 में। 1795 में इन्हें लेगेसी के तौर पर 900 पाउंड मिले थे। किससे? रेजले कलवर्ट से। किससे? RAISLEY। जब इन्होंने 93 में एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच कविता लिखी, 95 में इनको लीगेसी के तौर पर एक लीगेसी मिली 900 पाउंड्स की। किससे? रेजले कलवर्ट से। और इन्होंने उससे क्या किया? एक घर बनाया। घर कहाँ बनाया? डॉर्सेट में बनाया। डॉर्सेट कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। और वहीं डॉर्सेट में बहन सिस्टर डोरेथी के साथ में सेटअप हो गए। इसी वर्ष 1795 में इनको इसी वर्ष सैमुअल टाइलर कॉलरिज मिले थे। कहाँ? समरसेट में। कहाँ? समरसेट में, डॉर्सेट के करीब में ही है। वहीं इनको 1795 में ही टाइलर कॉलरिज मिले थे। 1795 और 1797 के मध्य में उसने केवल एक प्ले लिखा। कौन सा? वो भी बॉर्डर्स प्ले लिखा। कौन सा? बॉर्डर्स प्ले लिखा। और ये बॉर्डर्स जो है, बॉर्डरर्स जो है, ये एक वर्ष ट्रेजेडी है। और ये उस समय की ट्रेजेडी है, उस समय का इसमें वर्णन किया गया है जब किंग हेनरी III का इंग्लैंड में शासन था। उस दौरान 1795 से 97 तक उसने केवल एक प्ले लिखा, वर्ष ट्रेजेडी दी बॉर्डरर्स लिखा, जिसमें किंग हेनरी III जो इंग्लैंड के राजा थे, उनके शासन कर रहे थे उस समय का वर्णन। फिर 97 में वर्ड्सवर्थ और उसकी बहन डोरेथी एल्फॉक्सटन हाउस में चले गए। समरसेट, जो समरसेट में था एल्फॉक्सटन हाउस, यहाँ ये 50 वर्षों तक रहे। साथ में ये कॉलरिज भी रहता रहा। जस्ट ए फ्यू मील्स अवे फ्रॉम कॉलरिज होम इन नेदर स्टेवे। और यहाँ से कुछ ही, कॉलरिज का कुछ ही मील दूर था। कहाँ उनका घर था कॉलरिज का? नेथर स्टेवे। नेथर स्टेवे में उनका घर कॉलरिज का एल्फॉक्सटन से था कुछ ही मीलों की दूरी पर। फिर वर्ड्सवर्थ ने एक कविता लिखी 1797 के ही दौरान में। कौन सी? पीटरवेल। ये पीटरवेल पीटरवेल जो कविता है, ये और कुछ नहीं है, अपने रिप्लाई है कॉलरिज को। कॉलरिज ने जो एंशिएंट मैरिनर लिखा था, कॉलरिज साहब जो दी एंशिएंट मैरिनर
कविता लिखी थी, उसका रिप्लाई इन्होंने पेटरवेल में दिया था, एक क्रांतिकारी मतलब एक प्रतिद्वंदी के रूप में, एंशिएंट मैरिनर। फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट्स लिखा और इसे प्रकाशित भी कराया, जो इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट्स प्रोड्यूस किया, जो इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। कॉलरिज ने इसमें 4 कविताएं और वर्ड्सवर्थ की इसमें 19 कविताएं थी। वर्ड्सवर्थ की इसमें 4 कविताएं और नहीं, वर्ड्सवर्थ की 19 कविताएं और कॉलरिज साहब की इसमें 4 कविताएं, कॉलरिज साहब की इसमें 4 कविताएं थी। वर्ड्सवर्थ ने इसमें जो 19 कविताएं लिखी वो नेचुरल थी, और जबकि कॉलरिज साहब ने जो कविताएं लिखी वो सुपर नेचुरल थी। पहला प्रकाशन 1798 में, सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेट का 1800 में आया, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस भी जोड़ा, और प्रीफेस जोड़ा अकेले, इसमें प्रीफेस जोड़ा डिटेल में बताया किसके बारे में, पियर्स ओवेड पोएटिकल प्रिंसिपल के बारे में, जो मतलब साहित्यिक जो कविताओं का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये क्या होना चाहिए। ये जब सेकेंड एडिशन 1800 में लिरिकल बैलेट्स का आया तो प्रीफेस जोड़कर विलियम वर्ड्सवर्थ ने समझाया। लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन 1800 में आया, थर्ड एडिशन इसका 1802 में आया, जिसमें 1800 में तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस जोड़ा था, लेकिन 1802 में जब थर्ड एडिशन आया तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपेंडिक्स जोड़ा। अपेंडिक्स APPENDIX, अपेंडिक्स जोड़ा, और टाइटल क्या दिया, पोएटिक डिक्शन का। एक अपेंडिक्स जोड़ा, टाइटल पोएटिक डिक्शन का दिया, जिसमें उसने विस्तृत रूप से बताया है प्रीफेस का जो 1800 में जोड़ा था उसको उसने विस्तृत रूप में अपने विचार दिए हैं अपेंडिक्स टाइटल पोएटिक डिक्शन को जोड़कर 1802 में। और फिर चौथा और अंतिम एडिशन लिरिकल बैलेट का 1805 में। तो ये तो लिरिकल बैलेट का परिचय। 1798 में लिरिकल बैलेट ये उसने प्रकाशित कराया। 1799 में उसकी बहन जो है वो लेक बहन के साथ में अपनी बहन के साथ में लेक डिस्ट्रिक्ट की ओर वो गए, जहां वो डव कॉटेज में रहने लगे, और यही उन्होंने डव कॉटेज में अपने जीवन के 50 वर्ष गुजार दिए। और ये डव कॉटेज जो था ये ग्रेसमेयर के गांव में था। कहाँ था? ग्रेसमेयर के गांव में डव कॉटेज था। 1702 आया, विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी बहन डोरेथी ने फ्रांस की यात्रा की ताकि वो अपनी पुत्री कैरोलिन और अपनी पत्नी पहली लवर एनेट वैलोन से मिल सके। वहां जाकर उसने एनेट वैलोन का बड़ा सहायता करता रहा, आर्थिक मदद करता। बताते तो ये हैं कि 1835 तक ये उसकी सहायता करता रहा, और कैरोलिन की शादी की भी उसने व्यवस्था कराई थी। जब वो इंग्लैंड लौट आया 1802 में, उसके बाद उसने मैरी हैचिंसन से 4 अक्टूबर 1802 को शादी करनी थी, जो एक उसकी स्कूलमेट थी और लॉन्ग टाइम से मित्र भी थी। फिर 1805 आया। 1805 में उसने जो उसकी एक कविता थी पोएम टू कॉलरिज, जो बाद में प्रील्यूड बन गई। पोएम टू कॉलरिज मतलब उसको टाइटल कुछ नहीं दिया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन अंत में उसको पोएम टू कॉलरिज थी वो समाप्त उसने कर ली थी 1805 में। लेकिन उसने ये मना कर दिया कि उसको ये प्रकाशित नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं है। पोएम टू कॉलरिज जो है उसने कहा तब तक मैं इसको 805 में इसने लिख तो ली, फिनिश तो कर दी प्रील्यूड को पोएम टू कॉलरिज के नाम से, लेकिन उसे प्रकाशित करने से मना कर दिया जब तक वह कंप्लीट नहीं कर लेगा। किसको? दी रिक्ल्यूज को नहीं कंप्लीट कर लेगा। रिक्ल्यूज क्या था?
एक लंबी पीस थी, एक बड़ी कविता थी, किसकी? पोएम टू कॉलरिज की। और पोएम टू कॉलरिज की एक लंबी कविता जो थी रिक्ल्यूज, जिसको ये पोएम टू कॉलरिज का प्रोलोगिव बनाना चाहता था, मतलब प्रोलोगिव बनाना चाहता था। कह रहा था कि ये तो पोएम टू कॉलरिज कंप्लीट हो गई है, रिक्ल्यूज को कंप्लीट कर ले ताकि इसके बारे में बता सके पोएम टू कॉलरिज की, जो एक लंबी कविता थी, और इसे प्रोलोगिव की तरह पेश करना चाहता था। फिर ये तो 1805 की। 1810 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो थे वो ओपियम डिक्शन के मैटर पर स्ट्रेंज हो गए, अलग अलग हो गए। 1810 में इनके थोड़े मतभेद हो गए, और किस पर? लेटर्स ओपियम डिक्शन के ऊपर इनमें मतभेद हो गए। किस पर? लेटर, LATTER, लेटर्स ओपियम डिक्शन पर। फिर 1803 में उसे डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स नियुक्त किया गया। कौन सा पद मिला? वेस्टमोरलैंड का डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स नियुक्त किया गया। वेस्टमोरलैंड का डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स नियुक्त किया गया। ये डिस्ट्रीब्यूटर स्टैम्प्स होता क्या है? ये एक सिविल पोजीशन है जिसे 400 पाउंड्स उस समय सैलरी मिलती थी पर ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष को 400 पाउंड्स इस पद की सैलरी थी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स वेस्टमोरलैंड के लिए। वह और उसका परिवार, जिसमें डोरोथी भी शामिल थी। अब लास्ट में राइडल माउंट की ओर आए। राइडल माउंट जो है एम्बले साइड में पड़ता है, ग्रेसमेयर और राइडल वाटर के मध्य में। ये राइडल माउंट जो है ये एम्बले साइड में पड़ता है, एम्बले साइड के नजदीक में है, जो ग्रेसमेयर और राइडल वाटर के मध्य में पड़ता है, क्यूम्बरलैंड में, लगभग डेल्स के मध्य में। जहां उसने राइडल माउंट में, जहां उसने लगभग 50 वर्ष अपने जीवन के गुजारे थे, राइडल माउंट के पास में, जो एम्बले साइड के पास में पड़ता है, ग्रेसमेयर और राइडल वाटर के पास में। फिर 1814 में वर्ड्सवर्थ ने दी एक्सकर्सन प्रकाशित कराया। रिक्ल्यूज की सेकेंड पार्ट के तौर पर एक्सकर्सन को प्रकाशित कराया, और ये कहा कि ये रिक्ल्यूज जो है ये इसका 3 पार्ट का सेकेंड पार्ट है। एक पार्ट प्रील्यूड हो गई, दूसरा रिक्ल्यूज हुई गई, तो कह रहा था रिक्ल्यूज का ये सेकेंड पार्ट है, ये कहकर एक्सकर्सन को 1814 में प्रकाशित कराया। यद्यपि इसे भी ये कंप्लीट नहीं कर सका, पहला पार्ट इसका कंप्लीट नहीं कर सका, और ना ही तीसरा पार्ट कभी कंप्लीट कर सका, लेकिन सेकेंड पार्ट एक्सकर्सन, जो एक्सकर्सन था, उसको इसने रिक्ल्यूज का सेकेंड पार्ट बताया एक्सकर्सन को, लेकिन इसका थर्ड और पहला पार्ट कभी विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट नहीं कर सका। फिर 1829 आया। 1829 में क्या हुआ कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो थी वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई, और 1855 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। 1829 में इनकी जो बहन थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, सॉरी पत्नी अब कहे गए, इनकी जो बहन थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनको गंभीर बीमारी हो गई, और वो 1855 तक खटिया पर ही लेटी रही, चारपाई पर ही लेटी रही, मतलब बहुत गंभीर बीमारी उससे ग्रस्त रही 1855 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई 1855 में। फिर 1834 में उनके जो घनिष्ठ मित्र थे सैमुअल टायलर कॉलरिज, उनकी भी मृत्यु हो गई। 1855 में उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई, और 1778 में उनकी माता मम्मी तो मरी चुकी थी। 1839 में क्या हुआ? 1839 में इनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ऑनरी डिग्री इन सिविल लॉ में मिली। किसमें? सिविल लॉ में मिली, जो हमने तुम्हें बताया था 1839 में। और 38 में कहां से मिली थी? 38 में यही डिग्री, डॉक्टरेट इन सिविल लॉ की डिग्री, ये डरहम विश्वविद्यालय से मिली थी। आगे 1843 में ये पोएट लेवरेट इंग्लैंड के बनाए गए, ये हम बता चुके हैं। 23 अप्रैल 1850 को ये प्लेरेसी की इनकी मृत्यु हो गई, जो एक इन्फ्लेमेशन था ऑफ लाइनिंग अराउंड दी लंग्स, मतलब इनके फेफड़ों में थोड़ी इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई, जिसे प्लेरेजी बीमारी कहती है। ये सेंट
ओसवाल्ड के चर्च इन ग्रेस मेयर में दफनाए गए। सेंट ओसवाल्ड्स के चर्च में दफनाए गए। कुछ महीनों बाद, उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद ये दफनाए गए। कुछ महीनों नहीं, ये दफना गए, तुरंत दिए गए थे, लेकिन कुछ महीनों बाद इनकी जो विधवा थी मैरी हैचिसन, उसने जो है एक लेंथी इनकी ऑटोबायोग्राफिकल कविता थी जिसे पोएम टू कॉलरिज कहते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, उसको इसने दी प्रिल्यूड करके प्रकाशित कराया 1850 में। कुछ महीनों बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद में इसकी जो विधवा थी मैरी हैचिसन, उसने ऑटोबायोग्राफिकल जो इनकी लेंथी पोएम थी जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम टू कॉलरिज कहते थे, उसको एज प्रिल्यूड, दी प्रिल्यूड के तौर पर प्रकाशित कराया, जो 1805 में ही इन्होंने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन उन्होंने प्रकाशित नहीं की थी। कहा था कि रिक्ल्यूज पहले लिख लो, और उसका उन्होंने सेकेंड ही पार्ट लिख पाया रिक्ल्यूज का, फर्स्ट और थर्ड लिख ही नहीं पाया। और सेकेंड पार्ट क्या था, दी एक्कर्सन, जो 1814 में प्रकाशित करा दिया। और जब वो दोनों पार्ट ही नहीं कर पाए, रिक्ल्यूज के दोनों पार्ट, तीनों पार्ट लिख ही नहीं पाए, सेकेंड ही लिख पाया, तो इसीलिए फिर इसको भी नहीं, और इसको ये प्रोलियूग के तौर पर देखना चाहते थे। किसको? एक्कर्सन। आगे वर्ड्सवर्थ कुछ पोयम, सबसे अच्छी कविताएं अगर इन्होंने लिखी हैं, वर्ड्सवर्थ ने सबसे अच्छी कविताएं अगर लिखी हैं तो 1798 से 1799 तक लिखी। इसके मत में इन्होंने कविताएं तो लिखते रहे, लेकिन सबसे फाइनेस्ट पोएम्स जो हैं 1798 से 1799 तक लिखी। प्रिल्यूड इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल कविता है जो इसका मास्टरपीस कहा जाता है, और वर्ड्सवर्थ कॉलरिज और साउथे इनको जो है लेक पोएट्स जाना जाता है। तो ये तो इनका जीवन परिचय हुआ। इसको पाइनर ऑफ रोमांटिक एज भी इसी को कहा जाता है, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर भी इसी को कहा जाता है, और डी क्यून्से ने इसको दी हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा है, और स्पॉट्स ऑफ टाइम भी कहा जाता है। ये तो इसका जीवन परिचय हुआ। अब इसके बारे में आगे बताएंगे। एक बार इसको काव्य में फिर लपेट लेते हैं वहीं से 1791 में, और फिर खत्म करते हैं। 1791 में फ्रांस पहुंचकर पेरिस और बॉयलिस घूमे अगाए। ब्लोइस BLOIS ब्लोइस में एनेटुएलून फ्रांसीसी से प्यार हो गया, पर शादी कर सके ना। उससे एक कन्या जन्मी एन कैरोलीन, नाम था भाई। पुत्री जन्म से पहले इंग्लैंड छोड़े, राजनैतिक थे कारण भाई। 1793 में मेरे भैया इंग्लैंड फ्रांस पर करी चढ़ाई। 7 वर्ष तक युद्ध चलाए, कभी पत्नी पुत्र से मिल ना पाए। और भयो विरक्त इन घटनाओं से 3 कविताएं लिखी बनाए। डिस्क्रिप्टिव स्केच, एन इवनिंग वॉक और बॉर्डर्स गई बताए। एकमात्र बहन डोरथी जीवित थी, उसे ले रेसडाउन गयो सिराए। आकर्षक स्थान रेसडाउन था डोरसेट शायर के दरमियान। वहीं पे दोनों रहने लागे, लेते प्रकृति के आनंद मेरे भाई। रेसडाउन से सेंट कॉलरिज को खत लिखते, 95 में ब्रिस्टल में मिली जाए। 1797 में कवि और एल्फोक्सटन बहना ब्रिस्टल में ही बस गए जाए। प्रथम राजनीतिक गुरु जो इनके मिचेल ब्यूपे रहे कहाय। मिचेल ब्यूपे BEAUPUI मिचेल ब्यूपे रहे कहाय। वर्ड्सवर्थ व कॉलरिज ने 1798 में लिरिकल वैलेट्स दे दी प्रकाशाय, और 23 में 19 वर्ड्सवर्थ की 4 कविताएं कॉलरिज की भाई। प्रथम प्रकाशन 98 में, दूजो 1800 में हुई गयो भाई। दूजे संस्करण में भैया मेरे फेमस प्रीफेस जुड़ी गयो भाई। 1802 में संस्करण तीसरा, अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन दियो जुड़ाए।
एक संस्करण और था आया, 1805 में पढ़ो दिखाए। लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन से रोमांटिक मोमेंट शुरू भयो भाई। बहना संग हेम्बर्ग जर्मनी घूमा, दिसंबर 1799 इंग्लैंड गयो आए। डोब कॉटेज झीलों का शहर था, फ्रांस मेयर के दरमियान। अरे प्रिय स्थान कवि को लागे, लौट के हो नहीं बसी गयो भाई। प्रकृति का वह बना उपासक, प्रकृति कवि प्रसिद्धि पाए। ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जानते थे भाई। कई भाषाओं का ज्ञान था। ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जानती थो भाई। गुरु इनके विलियम टाइलर, जो कविता करने को उत्साह दिलाए। लव अफेयर मेरी अष्टवेट संग, स्टडी टाइम में चलो थो भाई। मेरी हटचिंसन भतीजी इनकी 1802 में पत्नी हो जाए। सुख में जीवन बीत रहा था, राष्ट्र कवि 1843 साउथे के बाद। 80 वर्ष की उम्र भई जब 23 अप्रैल 1850 गई आए। प्यूलरिसी से मृत्यु भई थी। क्रेमियर